जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12 का विशेष सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि ऐसा ही एग्जाम जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह का इसी पैटर्न पर आपको जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस जो हैं बताए जाएं कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आज हम लोग जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के लाइक के आपसे कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको अपनी कॉपी पर नोट करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना की विधा है, यानी कि रचना की आपको विधा बतानी है। तो यहाँ पर आपको कहानी, जीवनी, उपन्यास, निबंध। तो यहाँ पर सेवा सदन जो है क्या है, सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज की आंखें नाटक के लेखक हैं। क्या हैं? पृथ्वीराज की आंखें नाटक के लेखक हैं सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर वृंदावन लाल वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उपन्यास नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में उपन्यास नहीं है। रूठी रानी, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रगुप्त, लवंग लता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त एक नाटक है। क्या है? चंद्रगुप्त एक नाटक है। हमसे पूछा गया तो उपन्यास नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवाद युग, छायावादी युग। तो शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को अन्य नाम से जाना जाता है छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्या है? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, शिवानी और प्रेमचंद। तो यहाँ पर जो है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है हिंदी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति काल के कवि नहीं हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, मलूकदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो यहाँ पर भक्ति काल के कवि कौन नहीं है? तो भक्ति काल के जो कवि नहीं है वो हैं केशवदास। क्या हैं? केशवदास जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज, रासो। तो भक्ति काल का महाकाव्य क्या है? तो भक्ति काल का महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड वाला रामचरितमानस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं, ऑप्शन दिया गया था भूषण, सुमित्रानंद पंत, बिहारी, अगहे। तो यहाँ पर प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि हैं अगहे। कौन है? अगहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ अगहे। क्या हो जाएगा? अगहे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? क्या पूछी गई है? वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? रसविलास, ललित ललाम, कवित्र रत्नाकर, संदेश राशक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? तो ये है संदेश राशक। क्या है? संदेश राशक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संदेश राशक।
निम्नलिखित में से सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है सूरदास, जायसी, तुलसी, मीराबाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जायसी। क्या हो जाएगा? जायसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको कॉपी पर करने होते हैं, एक एक नंबर के आपके होते हैं। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपका एग्जाम होने वाला तो उससे एक महीने पहले आप लोगों को सारे अनसॉल्व जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने होते हैं। तो उसी के लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ था 2024 जो सातों सेट थे उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अनसॉल्व सोल्यूशन लेकर आए हैं। क्या है? अनसॉल्व सोल्यूशन लेकर आए हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। एक सब्जेक्ट के 7 सेट जो होते हैं वो ओनली आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट का 50 रुपीज़ में आपको 7 सेट का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया गया है 9580023321। इस पर आपको क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ पर लिखना है जिसका अनसॉल्व चाहिए उसको आपको लिख देना है। जैसे फिजिक्स का अनसॉल्व चाहिए तो फिजिक्स अनसॉल्व आपको लिख देना है। वहाँ पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी, फीस सबमिट करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है अनसॉल्व का सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपके जो गद्य से है आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, पूरा गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ये पूरा गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तर होता है ये वाला होता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपने संदर्भ सही लिख दिया तो मान लीजिए आपके पूरे 10 में 10 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि और जो होते हैं वो तो आप इसी से निकाल सकते, क्या कर सकते हैं? इसी से आप पूरे पैरा से ही निकाल सकते। रेखांकन की व्याख्या भी आपको दी गई, इसमें आपको थोड़ा कुछ अपना ऐड करना है और आंसर बना देना है। यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है? तो ये किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया राष्ट्र का स्वरूप से। किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम क्या हो जाएगा? तो पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हो जाएंगे वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या है तो ये आप कर ही लेंगे। हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दर्शाया? हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ किसे देखना चाहते हैं? राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग क्या है? तो ये सारे आंसर्स आपको इस पैरा में मिल जाएंगे, बस आपको जहां से मैच कर जाए वहां से आंसर लिख देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर वाला पैरा नहीं आता है तो आप नीचे वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। तो नीचे भी आपको अथवा में करके दूसरा पैराग्राफ दिया गया, अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ इस तरह रहेगा, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर संदर्भ आपको पता है तो आपके जो है चांस जो बढ़ जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाठ का नाम लिखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल है पाठ का नाम। ठीक है। और जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कर ही लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं? प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात की जा रही है? यानी कि संस्कृति के लुप्त होने की बात की जा रही है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था वर्तमान में उसकी क्या दशा हुई, ये आपको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपको गद्य से गद्यांश दिया गया तो उसी से आपसे पद्य से आपको पद्यांश दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो इस तरह आपका जो पाठ के हैं, आपके जो भी पद्यांश में सिलेबस में पाठ है उससे ये आपको पद्यांश दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना, क्योंकि अगर आपको पाठ का नाम नहीं पता है और लेख कवि का नाम नहीं पता तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब कि एग्जाम में समझेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो है पद्यांश पता होना चाहिए। क्या है? पद्यांश, आपको उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ पता होना चाहिए।
ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कैकई का अनुताप से। किससे लिया गया है? कैकई का अनुताप से लिया गया। किससे लिया गया है? कैकई का अनुताप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कैकई का अनुताप के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है आपको। इन पंक्तियों में किस प्रसंग वश कहा गया है? राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने की योग्य समझा है? जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बहार। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है संदर्भ। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है संदर्भ। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कामायनी से। किससे लिया गया है? कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया। किससे लिया गया है? कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। ठीक है। और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो हैं कामायनी के लेखक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नीचे दिए गए आपको है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय रचनाओं सहित लिखिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीन में से आपको कोई एक के लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी उनकी कृतियों सहित लिखिए। यानी कि एक आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो तीनों में से आप किसी एक का याद कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद दो इंपॉर्टेंट है, इन दो के याद कर लीजिए। उतने में जो है आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रमुख पात्र की चारित्रिक कोई 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो उसमें प्रमुख पात्र है उसकी 4 विशेषताएं लिख सकते हैं, अथवा खंड काव्य की कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखनी है। तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपके संस्कृत गद्यांश में जो पाठ होंगे उनमें से आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर करेंगे। इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर। क्या मिलेंगे? इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर। इसी प्रकार इसी के खंड खा में आपको क्या होगा। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, 2 श्लोकों में से आप किसी एक का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। जैसे है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र सोना, किसी बात की टेंशन ना होना। मुट्ठी गर्म होना मतलब कि रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। घर का ना घाट का मतलब किसी काम का ना होना। एक पंथ दो काज, इसका मतलब है एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। तो अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक आपको अपठित पद्यांश दिया जाएगा, मतलब वो कहीं से भी एक पद्यांश दे देंगे और एक गद्यांश दे देंगे। उसमें से आपको क्या करना है, पद्यांश का कर सकते हैं या फिर गद्यांश कर सकते। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिए गए, प्राचीन भारत में राजा किसके परामर्श पर राज्यकार का संचालन करते थे। समृद्धि शब्द का विलोम सस्य श्यामला किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सस्य श्यामला यहाँ पर फलता भूमि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और समृद्धि होता है आपका, समृद्धि को हम लोग गरीबी भी एक तरह से विलोम कर सकते हैं, गरीबी भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपका इसका विलोम लिखना है। ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, तो आप पद्यांश कर सकते हैं। तो इसके आपको पद्यांश के तीनों शब्द के आंसर देने हैं। जैसे धूल शब्द का समानार्थी मिट्टी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिट्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं।
तो ये अपठित आएगा, मतलब कि ये आप कहीं से भी पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस से नहीं होगा। अपठित का मतलब होता है वो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, धरा और धारा। क्या है प्रश्न? प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर है धरा और धारा। क्या है? धरा। तो धरा का मतलब होता है पृथ्वी और धारा का मतलब होता है जल का प्रवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी और जल का प्रवाह। नेक्स्ट है कुल और कुल। क्या है? कुल और कुल। तो कुल मीन्स होता है वंश। क्या होता है? कुल मीन्स वंश होता है, कुल मीन्स होता है किनारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वंश और किनारा। ऑप्शन नंबर आपका आ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वंश और किनारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। जैसे आपको दो अर्थ लिखने हैं, मधु, योग और हर में से किसी एक के आपको दो अर्थ लिखने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। शब्द क्या है? पैरों से जल पीने वाला। तो पैरों से जल पीने वाला होता है पादप। क्या होता है? पादप होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, पादप। नेक्स्ट है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। जैसे अनियम, अपवाद, विनियम और सनियम। तो जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपवाद। इसके बाद है निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। दो दो चार होता है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। तो कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। ठीक है। इसके बाद है फलो फूलो। तो यहाँ पर चार आपको दिए गए, चारों में से कोई दो आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है। श्रृंगार रस अथवा हास रस को उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को सावधान परिभाषित कीजिए। दोहा अथवा सोरठा छंद को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर का, खा और गा। तो यहाँ पर तीनों में आपको दो दो करने, अथवा करके दिया गया, मतलब दोनों में से आपको कोई एक एक यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है नगर निगम अध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान को अपनी बस्ती की गंदगी की स्वच्छता के संदर्भ में शिकायत पत्र लिखिए, अथवा अपनी प्रिय पुस्तक मंगाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा 14। क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारा है 14। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देशाटन से लाभ, खेल कूद का महत्व, वृक्षारोपण की उपयोगिता, नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर चार टॉपिक आपको दिए गए। चार टॉपिक में से आप चार टॉपिक में से कोई एक टॉपिक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वो इस समय बेरोजगारी वाला चल रहा है, तो बेरोजगारी वाला भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बेरोजगारी वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपका जो है पूरा ये क्लास 12 का जनरल हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।